नमस्ते, आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे 23 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत किए गए बजट में ग्रामीण परिवेश को विकसित करने के लिए किए गए धन आवंटन के बारे में। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ हैं शिवांशी। शिवांशी पत्रकारिता की स्नातक हैं और लोक नीति में रुचि रखती हैं। शिवांशी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगी। नमस्ते। हाल ही में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में सरकार ने आने वाले वर्ष में 9 प्राथमिकताओं पर खास जोर देने की घोषणा की है, जो कि इस प्रकार है। कृषि में उत्पादकता और उससे जुड़े हुए मुद्दे, रोजगार और कौशल विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास और भविष्यवेधी सुधार। डॉक्टर बाला, आपके विचार से यह बजट भारत के ग्रामीण इलाकों में इतनी बड़ी संख्या में रहने वाली आबादी के लिए किस प्रकार लाभदायक साबित होगा? शिवांशी, देखिए, हमारे देश की 2/3 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 2.3 लाख करोड़ का जो आवंटन किया है, मेरे विचार से वो बहुत ही कम है। और कैसे कम है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मुख्यतया सरकार कुछ योजनाओं के थ्रू ये पैसा ग्रामीण क्षेत्रों में भेजते हैं और वो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, MG नरेगा जिसके द्वारा दैनिक जो वेजेस के आधार पे रोजगार का सृजन होता है, डिजिटल इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, स्वच्छ भारत अभियान और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और भी योजनाएं हैं। लेकिन मुख्यतया इन्हीं के द्वारा आगे इस पैसे को भेजा जाता है। अब आपको मैं ये बताऊं कि एक देश में करीब 2,63,000 पंचायतें हैं और करीब 6,63,000 गांव हैं। और इतनी बड़ी संख्या में जो ये करीब 92 करोड़ लोग वहां पे रहते हैं, उनके लिए ये आवंटन, अगर इसको हम 1/3 जो शहरी क्षेत्रों के लिए आवंटन है उसके साथ मिला के देखें तो ये काफी कम पाया जाएगा, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में ये जो शहरी क्षेत्रों के लिए आवंटन है उसका आधा है। और उसके बावजूद जो देश के महालेखाकार हैं उनकी टिप्पणियां इस ग्रामीण परिवेश के लिए जो धन आवंटित है इसके ऊपर जो उनकी तीखी टिप्पणियां हैं, उनको अगर देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ सुधार और समीक्षा की जरूरत है। यह बजट मौजूदा सरकार की बीते वर्षों की ट्रिकल डाउन रणनीति से हटकर बताया जा रहा है। इस रणनीति का ग्रामीण इलाकों को किस हद तक फायदा हुआ है? पहले मैं आपने ट्रिकल डाउन की बात की, तो ट्रिकल डाउन का मतलब था कि हम बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें लोग काम पाएंगे, छोटे काम पाएंगे, लेबर का काम होगा, तो अपने आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। यस, इसके अलावा इस बार सीधे तौर पे ग्रामीण कौशल विकास और ग्रामीण आधारभूत संरचना को सुधारने का प्रयास करता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे मुश्किल बात जो मैंने पहले कहा, महालेखाकार जी ने उनके दफ्तर ने ये उजागर किया है कि करीब जितना भी पैसा ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटित होता है उसका 10 से 50% तक जो है गलत हाथों में चला जाता है। और मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है
उसमें हमने देखा है कि जो पैसा खर्च भी होता है वो ज्यादातर गाड़ियों के किराए देने में, ऑफिसेज के किराए देने में, कंसल्टेंट्स को हायर करने में, मीटिंगें करने में, पब्लिसिटी करने में खर्च हो जाता है। और वास्तविक रूप से जो जितना खर्च होना चाहिए वो करीब 10% ही होता है। और उससे भी ज्यादा विचलित करने वाली बात यह है कि साल दर साल 20 से 25% तक का जो आवंटन है वो वापस कर दिया जाता है। यानी कि हमारे जो भी अधिकारीगण, जो भी व्यवस्था देश की है, जिसको इस आवंटित धन को ग्रामीण परिवेश के लिए खर्च करना चाहिए, वो 1/4 आवंटन को खर्च ही नहीं कर पाते, और जितना खर्च करते हैं वो भी सही जगह पे नहीं करते। तो क्या भ्रष्टाचार आपके द्वारा जिक्र की गई योजनाओं के सही प्रकार से लागू ना करे जाने के का एक प्रमुख कारण है? हाँ, मैं समझता हूं भ्रष्टाचार, और जो भ्रष्टाचार निचले स्तर पर है, जो जिला या तहसील स्तर का जो भ्रष्टाचार है, वो इन योजनाओं के लागू ना होने का, सही तरीके से उस विकास के ना होने का प्रमुख कारण है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। भारत के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जब से कानून व्यवस्था की स्थिति, जो आज की सरकार है, राज्य सरकार है, उन्होंने पिछले 7-8 साल से कानून व्यवस्था की स्थिति सुधार दी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था एकदम कुलांचे मार के आगे बढ़ गई, और जो अर्थव्यवस्था 2014 में $300 बिलियन थी, वो अभी $1 ट्रिलियन होने के नजदीक है। ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है। और मैं ये मानता हूं कि अगर जिला और तहसील स्तर से भ्रष्ट प्रवृत्तियों का निराकरण होगा तो जो आवंटित धन है देश के ग्रामीण विकास के लिए, उसका ज्यादा उपयोग होगा और ग्रामीण क्षेत्रों का बेहतर विकास हो पाएगा। तो क्या आप पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के बीच वितरित धनराशि के संबंध में तुलनात्मक समीक्षा कर सकते हैं? बहुत सही पूछा आपने। देखिए, मैं यहाँ पर मुझे याद आता है पुराने हमारे पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर डॉक्टर बिमल जालान ने अपनी एक किताब फ्यूचर ऑफ इंडिया में लिखा था कि दुर्भाग्य इस बात का है कि आवंटन की धनराशि ज्यादा उन लोगों को मिलती है जिनको उसकी सबसे कम जरूरत होती है, और यही बात शहरी निकायों और ग्रामीण पंचायतों के लिए आवंटित धन के बारे में। पहली बात तो शहरी निकायों को जो धन आवंटित होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों के आवंटित धन से दोगुने से भी ज्यादा है। और दूसरी बात, जो ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च होता है धन, उसके द्वारा निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी उसके लक्ष्य प्राप्ति हैं, वो शहरी निकायों और शहरी क्षेत्रों के मुकाबले चौथाई भी नहीं होता। तो आप देखिए कैसे 8 से 16 गुना पीछे रह जाता है हर बार ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र के मुकाबले। तो जाहिर है कि जब ग्रामीण क्षेत्र का विकास उसी अनुपात में नहीं होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन होगा शहरी क्षेत्रों की तरफ, शहरी क्षेत्रों पर भार बढ़ेगा। आपके अनुसार इन सभी समस्याओं का उचित निवारण किस प्रकार किया जा सकता है? देखिए, इन सभी समस्याओं का मैं कहूंगा, मैं ग्रामीण क्षेत्र की जब आज बात कर रहे हैं तो इस ग्रामीण क्षेत्र के विकास की समस्या का पहला जो हमें प्रायोरिटाइज करना होगा वो ये होगा कि उन लोगों को हम इसमें इस विकास के में शामिल करें, और उसके लिए उनको जो सूचना प्राप्ति है उसका जो रास्ता है उसे मजबूत करना होगा, और
जिला और जिले से नीचे तहसील और ब्लॉक लेवल के स्तर पर एक बहुत ही मजबूती से भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। कुछ ऐसा हो गया है कि लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा लग गया है कि शायद जीवन का जीने का रास्ता यही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एमजी नरेगा में साल में 100 या उससे कुछ एक दिनों का ज्यादा का रोजगार सृजन जरूरी है। और वो किस तरह किया जाता है कि कहीं तालाब खुदवाए जाते हैं, कहीं कोई और जो उन कम्युनिटीज के लिए, उन गांवों के लिए हितकारी संरचनाएं हैं उनको बनाया जाता है। लेकिन जो भ्रष्ट तंत्र है वो उसकी में क्या करते हैं कि अगर उसको 500 रुपए की दिहाड़ी मिलनी है तो उसको 200 रुपए या 300 रुपए बिना कुछ किए दे देते हैं और बाकी अपनी जेब में भर लेते हैं। उससे क्या होता है कि जिस आदमी को पूरे 500 रुपए मिलने चाहिए थे, अगर वो मेहनत करता, वो नहीं मिले, और जो उसको मिले उसको उसने बर्बाद किया या शराब पी ली, क्योंकि उसको तो ऐसे ही मिल गए। और उसके बाद जो संरचना बननी थी, तालाब साफ होने थे, सड़क बननी थी या स्कूल में काम होना था, वो नहीं हुआ। उसके लिए पूरे जो वहां का समुदाय है उसको बड़ा नुकसान हुआ उन सुविधाओं के ना होने से। तो इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है और जो पिछड़ा है वो और पिछड़ता चला जाता है। तो क्या ये सूचना का अभाव जो हमारी जनता के बीच, जो कि ग्रामीण इलाकों में रहती है, क्या यह उसका कारण है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और अगर हम जो नीति व्यवस्था दुरुस्त करें और लोगों को उस विकास में शामिल करें, जो कि मैं बताना चाहता हूं कि सरकारी निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा काफी हद तक इसमें काम किया जा सकता है। तो ये इस सब में सरकारी निजी कंपनी भागीदारी किस प्रकार से लाभदायक साबित हो सकती है? देखिए, ऐसा होता है कि हमने देखा है देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े हवाई अड्डे, बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज, बड़े बड़े पोर्ट और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सरकारी निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। और ये जो सरकारी निजी भागीदारी है ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल यानी कि अनुबंधिक जोड़ है। और इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है, जो हमारी जो वित्त व्यवस्था है, उसको ऐसे नीति निर्धारण करें कि वो छोटे लेवल पे भी यानी कि जिला और जिले से नीचे वाले स्तर पे जो प्रोजेक्ट्स होने हैं, बेशक वो छोटी रोड बननी है लेकिन उसमें कानूनी कार्रवाई उतनी होगी जितनी बड़ी एक्सप्रेसवे में होनी। तो वो उसका खर्चा कम हो जाए और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी आईटी का हम इस्तेमाल करके जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लागू करने की जो कीमत है उसको हम कम कर लें। और आपको ये जान के खुशी होगी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो बिजनेस करना जानते हैं। उन्हें आप सही माहौल दीजिए, उन्हें सही गाइडेंस दीजिए, उनके लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाइए जहां पे वो सीख सकें कि कंपनी के माध्यम से और एलएलपी के माध्यम से कैसे बिजनेस किया जा सकता है, कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आके वो सड़कें बना सकते हैं, छोटे पुल बना सकते हैं, मार्केट बना सकते हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं और जो है वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। ये सब बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं होते उन गांवों के लिए, लेकिन वो वहीं के लोग करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा करें तो एक निर्माण क्रांति आएगी। और सही मायनों में जो शहरी व्यवस्थाएं हैं उनका हम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोविजन कर सकेंगे। आपको और मैं बताऊं कि हम लोग पिछले 10 साल से स्मार्ट सिटीज बनाने में लगे हुए हैं, 100 और या उससे ज्यादा, लेकिन बहुत कुछ हुआ नहीं। तो मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि हम स्मार्ट विलेज की तरफ देखें, हम बनाने की कोशिश करें स्मार्ट विलेज, जिससे कि जनसंख्या का पलायन रुक सके। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चलते बहुत सारे काम ऐसे हैं जो गांव में रह के ही किए जा सकते हैं
और वो ज्यादा सस्टेनेबल होगा, वो लोगों के लिए बेहतर होगा, खर्चा उनका कम होगा और शहरों पे भार, आबादी का भार नहीं बढ़ेगा। यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। आशा है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। नमस्ते।